CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये दोनों एक ही। तो इसकी पूरी भूमिका बहुत अच्छे तरीके समझिएगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि आपकी भाषा में वो हल्कापन आ जाए। आप कंपटीटर हैं, वो भी सिविल सर्विस के कंपटीटर हैं, सब पीछे से IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी भाषा में गंभीरता होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। तो आप इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर विधिवत विचार करेंगे। थोड़ी सी पहले किसी भी चीज पे चर्चा करने के पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाते हैं, फिर क्या वर्तमान में है उस पर जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखते हैं, फिर एक कंक्लूजन देते हैं। ये हमारा तरीका होना चाहिए। देखते हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इससे आज इस उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में 3 देश बने। वर्तमान भारत, पश्चिम तरफ में पाकिस्तान और पूरब की तरफ से उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा आज बांग्लादेश। समय आया तो एक समस्या आई, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से जो आज बांग्लादेश, बड़ी संख्या में लोग भारत भाग भाग कर आए। इसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। बांग्लादेश की तरफ से दोनों बराबर मात्रा में आए। उनका ये कहना था कि उनको काफी सताया गया है वहां, और धर्म के आधार पर सताया गया है, ऐसा कुछ हिंदू और सिख कह रहे थे, और जिसमें सच्चाई भी थी। ऐसे लोगों की संख्या वर्तमान में करीब 31,000 हो गई है। ध्यान रखिएगा, कितने लोग आए हैं? 31,000। जब देश आजाद हुआ 26 जनवरी 50 से संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से जुड़े प्रोविजन किए गए। लेकिन उस समय बड़ी उहापोह की स्थिति थी। बड़ी मात्रा में 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, 30 लाख लोग यहां से वहां गए थे। तो कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता था किसको नागरिकता दी जाए या किसको न दी जाए। तो संविधान ने एक लाइन के तहत ये चीज संसद पर ही छोड़ दी कि आप बाद में तय कर लीजिएगा कि किसको नागरिकता दें, किसको न दें। इसी आधार पर संसद ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पारित किया, नागरिकता कानून। पॉलिटी में को पढ़ते हैं कि ये 6 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ठीक ठाक मात्रा में ऐसे लोग आ गए जो कह रहे थे कि हमें वहां धार्मिक आधार पर सताया गया है और हमें भारत की नागरिकता चाहिए। अब वो चाहे आने वाला व्यक्ति किसी धर्म का क्यों न हो, 1955 के एक्ट के तहत वो अवैध प्रवासी माना जाएगा, इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। इन्हीं को भारत की नागरिकता कैसे दें, इसके लिए 2016 में सिटीजन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया, 2016, और 19 में ये पारित तो हुआ, 20 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और इसे अभी कुछ दिन पहले लागू कर दिया गया 24 में। तो अब इसके पक्ष में कुछ बात आप करेंगे और कुछ बात जो इसके विपक्ष में है वो करेंगे। बैलेंस बनाना है हमको। अब बैलेंस इसलिए नहीं बनाना कि बैलेंस बनाने के लिए बनाना है, वास्तव में कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। देखिए, जो पक्ष में है वो कह रहे हैं कि भाई पहले एक्ट ये कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ 3 पड़ोसी देश, इससे अगर कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गया है और अप्लाई करता है कि भारत की नागरिकता चाहता है, तो नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन एक शर्त है, वो व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई होना चाहिए, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थियोक्रेटिक कंट्री है और यहां धार्मिक आधार पे जिनके नाम लिए गए वही सताए जाएंगे, मुस्लिम नहीं सताया जाएगा। अगर वो व्यक्ति अप्लाई करता तो उसको दिखाना होगा कि उस देश से ही वो आया है,
9 में से कोई एक सर्टिफिकेट वो दिखा सकता है, चाहे वो टिकट ही क्यों ना दिखा दे कुछ देश से आया है। और यहां आया है तो उसको तुरंत 20 में से कोई एक सर्टिफिकेट मिला होगा, वो दिखा दे कि यहां विधिवत आया है, चोरी छिपे नहीं आया है। फिर विचार करेंगे और उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। ये है ये कानून। पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया जा चुका है, अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी चीज। ये इस कानून का पक्ष है। जो पक्षधर है वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, थियोक्रेटिक कंट्री जो है वहां अगर किसी को इस आधार पे सताया जा रहा है कोई मुस्लिम नहीं, तो उसको हमें शरण देनी चाहिए। ठीक। अब जरा आ जाते हैं दूसरे पहलू में। जो इस कानून के विरुद्ध है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर न तो कोई हम भेदभाव करते हैं, न किसी का पक्ष लेते हैं, न किसी का विरोध करते हैं। तो इसमें धर्म के आधार पर कहा गया कि नॉन मुस्लिम को ही, पहली चीज तो यही गलत है। और दूसरी चीज जो वास्तव में आपत्तिजनक है वो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। क्लास में मैं आप लोगों को अक्सर एक चीज कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पर विचार कर रहा है तो उस पर आप अपने विचार तब तक व्यक्त न करें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन न दे दे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और ये लागू कर दिया जा रहा है तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसी हुई। सबसे बड़ी आपत्ति की चीज यही है, एक कॉम्पिटिटर यही आपत्ति करेगा। रही बात ये कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, तो बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी को धर्म के आधार पर अगर सताया गया तो उसको फिर शरण दी जा सकती। ये तो एक मानवीय पहलू दिख रहा है, इसमें उतना बुरा नहीं दिख रहा। लेकिन फिर यहां एक बात आ जाती है, चुनाव के ठीक पहले क्यों लागू किया गया? सभी जानते हैं कि भाई चुनाव के पहले लागू करने का उद्देश्य क्या है। अगर किसी चीज को चुनाव के पहले आप लागू करेंगे, हर चुनावी सभा में बोलेंगे, तो निश्चित तौर पे धार्मिक ध्रुवीकरण वो कराएगा। तो फिर चुनाव से असली मुद्दे हट जाएंगे जो कि भारत में हमेशा हट जाते हैं, और फिर वही धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सारे डिसीजन होंगे। ये सबसे बड़ी आपत्ति की चीज बन जाती है। जब ये 2020 से पारित है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, उसी समय आपको लागू कर देना चाहिए था। अगर आपकी मंशा स्पष्ट थी और मंशा आपकी साफ थी तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आपत्ति का मुद्दा बन जाता है। एक और चीज बन जाता है, अगर हम इसमें सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखते तो दिक्कत नहीं थी, अफगानिस्तान को भी आपने रख लिया तो फिर कुछ लोगों का ये कहना होगा कि फिर म्यांमार को भी रखो, नेपाल को भी रखो, श्रीलंका को भी रखो, मालदीव को भी रखो, भूटान को भी रखो, यानी पूरा सब कॉन्टिनेंट कवर करो, या अफगानिस्तान को बाहर निकालो। वो थोड़ी हमसे बंटकर 15 अगस्त 47 को अलग हुआ है। और अगर आपने कहा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोग, तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय है, अहमदिया समुदाय, उनको वो लोग नॉन मुस्लिम मानते हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं, तो फिर उनके लिए भी खोल दो। एक छोटी सी लाइन इसमें जोड़ देने भर से तमाम लोगों को चुप कराया जा सकता था। क्या कि पाकिस्तान में अगर कोई अहमदिया है उसको भी धर्म के आधार पर सताते हैं, तो इस कंडीशन में हम उनके प्रति भी सॉफ्ट हैं और वो भी विचार किए जा सकते हैं। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मात्र 31,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके तहत अप्लाई करने का रास्ता पाया है, अभी किया नहीं है, पोर्टल खोले जाने के बावजूद। यानी कुल 31,000 लोगों को सरकार ने चिन्हित किया है कि 29 में से सर्टिफिकेट दे सकते हैं, टोटल 31,000। फिर आप कहेंगे सर हम तो सुनते हैं 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ ही आ गए। अब इस पर आपत्ति का एक दूसरा तरीका कहां बन रहा है वो सुनिए। बांग्लादेश में जिन लोगों पर दबाव डाला गया, एक तो वहां आर्थिक संसाधन कम है, इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही उस दबाव के कारण हमारे देश में आते हैं। दूसरा, जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने वहां माहौल बहुत विषाक्त किया, तो कुछ हिंदू भी भाग कर आते हैं और बौद्ध भी भाग कर आते हैं। 2 प्रकार से भाग कर लोग आते हैं, आर्थिक कारण से हिंदू मुस्लिम दोनों और धार्मिक कारण से हिंदू और बौद्ध। वो भारत में अवैध रूप से आते हैं। उनकी कितनी संख्या है ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीआईबी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अलग कहा था, गृह मंत्री ने कुछ अलग कहा था, कहीं चिन्हित किया नहीं गया।
तो वो लोग जो है 1 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, ये कुछ क्लियर नहीं, वो कोई इसमें शामिल नहीं। अब इस बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट में एक आपत्ति आ गई। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में थोड़ा सा स्थितियां कुछ दूसरी। कहने को तो तमाम राज्य वहां, असम जैसे राज्य, त्रिपुरा जैसे राज्य हिंदू बहुल है, उनकी एक समस्या अलग है। वहां स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से जब कोई आता है तो उसकी संख्या अधिक होने के कारण हम मूल निवासी नेटिव पीपुल अल्पसंख्यक हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत में त्रिपुरा है। त्रिपुरा में जो बाहर से लोग आए, बंगाली मूल के ज्यादा आए, यानी बांग्लादेश से आए। त्रिपुरा के ट्राइबल पीपुल से ज्यादा हो गए वो संख्या में, और त्रिपुरा में ट्राइबल पीपुल वो धीरे धीरे दरकिनार हो गए। असम में भी यही कुछ स्थिति रही कि बांग्लादेश से लोग बड़ी मात्रा में चले आए, तो वहां के स्थानीय जनजातियों पे एक दबाव बना, जिसका विरोध करने के लिए उल्फा और बोडो जैसे आंदोलन चले वहां। तो उत्तर पूर्व इसको अलग एंगल से देख रहा है, नॉर्थ इंडिया अलग एंगल से देखेगा। नॉर्थ इंडिया देखेगा बिल्कुल सही किया गया, अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू या सिख को सताया गया तो भारत में तो उसको आना ही चाहिए और भारत को उसका स्वागत करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट अलग एंगल से देख रहा है कि हम ट्राइबल स्टेट हैं, हमारे यहाँ भाग भाग कर बाहर से लोग आएंगे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी तो हमारा रेशियो घट जाएगा, हमारे संसाधन घट जाएंगे, इसलिए वो राज्य अलग विरोध कर रहे हैं इसका। तो कुल मिला के इतनी साफ स्थिति नहीं। आप कहेंगे कि ऊपरी तौर पे सही दिख रहा है और ऊपरी तौर पे गलत है भी नहीं, लेकिन फिर मुख्य चीज वही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो आपने रखा ही बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान को अगर रखा तो बाकी पड़ोसी क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अफगानिस्तान भारत से नहीं बटा। दूसरा एक चीज, इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जो इसमें एक क्लास रख दिया गया कि नॉन मुस्लिम्स, अब इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्योंकि हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाते हैं जिसमें किसी भी सेक्ट के पक्ष में जाए या विरुद्ध जाए, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी कल कोई क्वेश्चन मार्क उठा दे इस पर, और जब वो क्वेश्चन मार्क उठाएगा तब अगर इसको खारिज किया जाएगा तो और ज्यादा उहापोह की स्थिति होगी। और तीसरा, चुनाव के पहले क्यों लागू किया जब 2020 से बाकायदा ये तैयार रखा था? अगर मंशा अच्छी थी 20 में ही लागू करके 31,000 लोगों को नागरिकता दे देनी चाहिए थी। तो इसकी कई अंदर अंदर पेच है, इतना सरल मुद्दा ये नहीं। एक चीज और है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं पहले हम उनको तो सुविधा दे नहीं पा, बाकियों का हम स्वागत कर रहे हैं। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बातें कही जा सकती है। पॉजिटिव में हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं, तो बाकियों को कैसे फिर बुला लें, बात तो आपकी सही है। लेकिन एक दूसरी चीज भी बड़ी सीधी बात है कि हमारे घर में सब आधा आधा पेट खा के अगर पड़े भी 2 आदमी बाहर आके कि हम 4 दिन, तो आप ये ठीक है आधा पेट तो हम खा ही रहे हैं, ये तो बेचारे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ा तो बांट ही लेते हैं। और उतना मजबूत नहीं कि जब देश के सारे लोगों को हम सारी सुविधाएं दे लेंगे तभी किसी दूसरे को हम आने की अनुमति देंगे। लेकिन ये चीज कि इसको चुनाव के पहले लागू किया गया है, अब आप देखिएगा ऊपर से नीचे तक चुनाव में भाषा सबकी बदली हुई नजर आएगी। खुद नॉर्थ ईस्ट में ही इस कानून के विरुद्ध, और वहां के वो राज्य जहां हिंदू ठीक ठाक मात्रा में, चाहे वो असम की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, त्रिपुरा की बात कर लें, वो भी इसके विरुद्ध। तो इन आपत्तियों का क्या होगा? इसलिए ये इतना सरल मुद्दा नहीं रह जाता है। एक एंगल कल और जुड़ गया इसमें, अचानक अमेरिका ने इसके विरोध में बोल दिया। ये जो आप तमाम लोग नहीं व्हाट्सएप के स्टूडेंट होंगे, कुछ तो ठीक ठाक तरक्की करके प्रोफेसर स्तर तक पहुंच चुके होंगे, कुछ कुलपति बन गए होंगे, कुछ ने ग्रुप बना लिया होगा, उसके एडमिन बन गए होंगे, गाड़ी बंगला वगैरह मिलता होगा, तो उन लोगों के लिए खास सीख की बात है। ये जो डंका उंका बज रहा है जैसी बातें हैं, ये तो खैर समझदार आदमी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कितना डंका कहां क्या बज रहा है। अमेरिका कोई भी मुद्दा आता है विरोध में बोलने से भी कभी चूकता नहीं है, दबाव बनाने से भी कभी चूकता नहीं, वो दबाव दिखा ही देता है अपना। अब उसने अचानक इस बात को कह दिया कि हम इस पर नजर रखे पड़े हैं, हम चिंतित हैं।
ऐसा इसीलिए हो पाता है कि एक छोटी सी लाइन जो है आप नहीं जोड़ पाते हैं। क्या कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखना चाहिए था, अफगानिस्तान को निकाल बाहर करना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में भारत में शरण के लिए लोग इच्छुक, कुछ लोग हैं जो सिख हैं, बाकी लोग नहीं। उनके लिए अलग तमाम प्रकार के प्रावधान हैं। 6 प्रकार की जो नागरिकता हम देते हैं उनमें अलग से एक प्रावधान उनके लिए। सिर्फ पाकिस्तान रखते, बांग्लादेश रख देते, और इतना एक और जोड़ देते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग धार्मिक आधार पर सताए गए हैं, उस कंडीशन में नॉन मुस्लिम वाला क्लास हट जाता। बड़ी मात्रा में अहमदिया वहां के आके आपके यहाँ लाइन नहीं लगाएंगे कि हमको शरण दीजिए। कुछ लोग टोटल अभी मिले हैं, सिर्फ 31,000, करोड़ों नहीं। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं दिख रहा है जो धार्मिक आधार पे, और फिर हमारा ये कानून कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक कानून बनाया कि जो लोग भी सीरिया में, कुछ साल पहले की बात है, सीरिया में ऐसे ही धार्मिक संघर्ष हुए, वहां एक कुर्द अल्पसंख्यक है, वैसे तो ये लोग मैक्सिमम मुस्लिम है, बड़ी मात्रा में वहां से भागे। बड़ी मार्मिक तस्वीर रही। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी लाश समुद्र तट पे पाई गई थी और वो भी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। पूरी दुनिया द्रवित हुई इस चीज से। तो ऐसी परिस्थिति में यूरोपियन यूनियन के देशों ने, खासतौर पे जर्मनी ने अपने दरवाजे इनके लिए खोले और 5 लाख लोगों को वहां शरण दी। तो अगर आप ये कह देते कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो धार्मिक आधार पर सताए गए पूरा उपमहाद्वीप आप उठाएंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनकी बड़ी संख्या है, उनके खिलाफ ठीक ठाक यहाँ माहौल बनाया जाता है चुनावों में, वो घुसपैठ कर गए, तब फिर उस परिस्थिति में उनको आपको शरण देनी पड़ती, विधिवत नागरिक बनाना पड़ता। तो सिर्फ 2 देशों का नाम रखते और इतना रख देते जो धार्मिक आधार पर सताए गए, उनके लिए हम विचार कर सकते हैं। आप इस संख्या में 31,000 में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी ना होती, इक्का दुक्का लोग और बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट भी इसको शायद रिजेक्ट ना करता, वैसे वो क्या करेगा वही जाने। और दूसरे देशों को ये हम नजीर देते कि ऐसा है तो यूरोपियन यूनियन ने भी रखा है कि दुनिया में कहीं भी, खासतौर पे यूरोप की बाउंड्री से सताए अगर यूरोप में इंटर करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के देश उनको शरण देंगे और दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका जैसे देशों को भी बोलने के पहले हम सीधे से बताते थे कि भैया यूरोपियन यूनियन का सेम कानून आप देख लो। लेकिन सीधी सी बात है कि जब इसको मार्च के महीने में लागू किया जाएगा, तब लागू किया जाएगा जबकि 1 हफ्ते भी चुनाव की अधिसूचना या घोषणा के न बचे हों, और फिर पूरा वातावरण ही ध्रुवीकरण का बनाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके से आप इस पर तर्क रख सकते हैं। 2 स्टूडेंट एक रूम में साथ रहते हैं, एक बोल बोल के पढ़ रहा है, तेज तेज से बोल बोल के पढ़ रहा है। तेज तेज से बोल बोल के पढ़ना कोई बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन उसका पढ़ने का इरादा ही यही है कि सामने वाला ना पढ़ सके। तो कोई भी आपत्ति कर देगा कि भैया ये कैसे पढ़ रहे हो यार, मैं भी तो पढ़ रहा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर कभी कभी किसी चीज के लागू करने का तरीका नियति को भी दिखा देता है कि आपकी इंटेंशन यहां क्या है, इसलिए उस पर क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क जब उठते हैं तो फिर अच्छी से लाए गए जो चीजें होती वो भी खराब हो जाती हैं। इसके तो इंटेंशन पे भी मैं नहीं कहूंगा कि वास्तव में किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के इंटेंशन से ही लाया गया है, क्योंकि साफ साफ चुनावी ध्रुवीकरण जैसी चीजें दिख रही। ऐसे 3 मिनट का एक वीडियो डाला गया है, एक सरल सा छोटा सा प्रश्न था जिसका जिस उत्तर दिया गया उसमें यूट्यूब चैनल पर वॉचिंग के देख लीजिएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आज जो बात कही गई है, क्योंकि इस पर 3 मिनट में नहीं कहा जा सकता था, तो आज जो बात कही गई है उसको देखकर ही आप सिविल में अपना एक एप्टीट्यूड डेवलप करिएगा कि सारी चीजों को उसके तरीके से भी अंदाजा जाता है। जैसे कि ये चल रही है एक ऐसी ही चीज, ये तो कहीं से गलत नहीं था। एनआरसी ध्यान रखेंगे ये पूरे देश के लिए है, ये फिलहाल सिर्फ असम के लिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन
असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए लोग शामिल हुए, इनमें थे और मुसलमान भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया यहाँ मूल निवासी घटते जा रहे हैं, बाहरी बढ़ते जा रहे हैं, और वो जो बढ़ते जा रहे हैं वो हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो एक रजिस्टर बना लो कि मूल निवासी कौन है, बाहरी जो बाद में आए हैं उनके साथ क्या करना है, नागरिकता देनी है कि सिर्फ वर्क परमिट देना है, वोटिंग राइट नहीं देना है, संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं देना है, ये तय कर लो बाद में। एक रजिस्टर तैयार किया गया, रखा गया। ध्यान रखेंगे सभी लोग कि जो 24 मार्च 71 तक में आ चुके थे और वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं कि वो इससे पहले असम में रह रहे हैं, सबको इस रजिस्टर में शामिल कर लेंगे, और जो इसके बाद आए हैं उनको बाहर कर देंगे। वो असम के नागरिक तो भारत का होता है, लेकिन भारत का नागरिक और असम का निवासी नहीं माना जाएगा। जब ये तैयार किया गया तो जिन लोगों की लिस्ट निकली उसमें 60% निकल गए हिंदू, कोई कागज न दिखा पाए। और जैसे ही वो निकले, भाई वो असम की जो वर्तमान सरकार है उसका वोट बैंक थे, तुरंत बवाल शुरू हुआ, इसको वहां स्थगित कर दिया गया। एक बात तो क्लियर थी कि असम को घुसपैठियों से मुक्त करने का उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य चुनावी था, इसलिए स्थगित कर दिया गया। ऐसी चीजें जब भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, लेकिन आपने अक्सर नेताओं के मुंह से सुना होगा, वो अक्सर नाम ही ऐसे लेते हैं, फलाने जी ने अब ऐसा कर दिया है कि अब ये हो जाएगा। उसकी जगह है प्रशासनिक अधिकारियों के बोलने का तरीका, लागू करने का तरीका अलग किस्म का होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब हमने ऐसा कर लिया है, अब ऐसा हो जाएगा, या भारतीय संविधान में प्रावधान करके अब ऐसा कर दिया गया और चुनाव से थोड़ा दूर रखो तो अपने आप सही चीजें सही तरीके से लागू हो जाएंगी। किसी एक ने कहा कि चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं, क्या अच्छी चीजें लागू न किया जाए। मैं उसको सिर्फ इतनी सलाह दूंगा, अध्ययन कमजोर है आपका, थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने व्हाट्सएप से कोई एक खबर पढ़ी है, उसी के आधार पर अपना एक आइडिया बना लिया है। जब कोई मेंस का है, आईएएस का, तो उस मेंस को देते समय आपको पॉजिटिव भी मालूम होना चाहिए, निगेटिव भी मालूम होना चाहिए। एक तरफा मालूम होने से पहली बात तो मेंस ही नहीं देंगे, अगर दिया भी है तो उत्तर कुछ नहीं मिलेगा, जो भी लिखेंगे उसमें कोई नहीं मिलेगा। तो ये चीजें दिमाग में रखिए।